सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत भाग 2 का पहला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का विश्लेषण करेंगे। पाठ का नाम है हजारों वर्षों तक हुए परिवर्तन। परिवर्तन यानी चेंजेस। मैंने आपको कक्षा 6 में ये पढ़ा दिया था कि किस तरह से जो अर्लीस्ट पीपल थे, आरंभिक मानव थे, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव हुआ, उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से बदल दिया, किस तरह से उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संरचना में बदलाव हुआ और धीरे धीरे वे एक शिकारी से एक पशुपालक बन गए। उसके साथ साथ उन्होंने गांव बसाए, गांव के बाद उन्होंने शहर बसाए। तो ये सभी बदलाव देखने को मिले हैं। अब इस पाठ में पढ़ेंगे हम। इस पाठ में क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें पहली हेडिंग है नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली होती है डिक्शनरी। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जीवन के साथ साथ बदलाव होना अति आवश्यक होता है। जहाँ पुराने ऐतिहासिक जो भाषाएं थी आज की नई भाषाओं से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है कि किस तरह से पुरानी जो फारसी भाषा थी वो नई जो फारसी भाषा है उससे किस तरह से अलग है। कुछ ऐसे अभिलेख थे वो से बिल्कुल ही अलग थे। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से पुरानी भाषा और नई भाषा के शब्दों में अंतर होता है उसके साथ साथ उनके मीनिंग्स में, उनके अर्थ में भी अंतर हो जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र, राज्य, भारत के अर्थ में लेते हैं। यानी यहाँ कहा गया है कि आज हम पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन क्या सच में से पहले पूरे भारतवर्ष को ही कहा जाता था हिंदुस्तान? 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो फारस के जो इतिहासकार मिनाज सिराज थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान शब्द है उसका प्रयोग भारत के कुछ हिस्सों के लिए, जिसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है, इस क्षेत्र है, उसके लिए किया था। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली के जो राजा थे, सुल्तान थे, जहाँ तक उनका सल्तनत, उनका राज्य बढ़ता गया, उसी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। लेकिन कभी भी उनका राज्य दक्षिण भारत तक नहीं पहुँच सका, इसलिए दक्षिण भारत को हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था, दक्षिण भारत को द्रविड़ कहा जाता था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। बाबर कब आए थे?
पावर 16वीं शताब्दी में भारत में आए और इन्होंने यहाँ की प्राकृतिक संरचना के आधार पर, पशु पक्षियों के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के आधार पर इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का नाम दिया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा, अमीर खुसरो कब थे? ये कवि थे, ये 14वीं शताब्दी के सदी के माने जाते हैं। इन्होंने हिंद के ही कुछ समान था, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, हिंद। ये दोनों सिमिलर शब्द हैं, दोनों ही समान रूप से एक जैसे ही हैं, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि उस समय में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल दिल्ली की सल्तनत काल के बढ़ते क्षेत्र को ही कहा जाता था, उसके साथ कोई राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े होते थे, जैसा कि आज हम हिंदुस्तान में देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास के बारे में पता करते हैं, जो इतिहास के ऊपर रिसर्च करते हैं, अतीत के बारे में पता लगाते हैं। तो उन्हें कोई भी शब्द अगर जो प्राचीन शब्द है उसका प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो विदेशी शब्द था प्राचीन समय में, अतीत में, तो उस समय विदेशी शब्द का प्रयोग अलग होता था और आज के समय में विदेशी शब्द का प्रयोग अलग होता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। यानी उस समय विदेशी किसे कहा जाता था? विदेशी उसको कहा जाता था जो किसी अलग गांव का होता था, अलग संस्कृति का अलग होता था, जिसकी भाषा अलग होती थी, तो वह उनके लिए विदेशी होता था, अजनबी होता था। और आज के समय में जो दूसरे देश का होता है उसको विदेशी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहते हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहाँ बताया गया है कि एक ही गांव में रहने वाले किसान व्यक्ति, उनकी भाषा एक होती थी, उनकी संस्कृति एक होती थी, उनका रहन सहन एक होता था, तो वो दोनों एक दूसरे में समान रूप से होते थे, इसलिए वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे हेडिंग है इतिहासकार और उनकी स्रोत। इतिहासकार किन किन माध्यमों से इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। यानी जो इतिहासकार होते हैं बच्चों, वो इतिहास को खोजने के लिए इतिहास के समय के उस समय में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, अलग अलग माध्यम लेते हैं, अलग अलग स्रोत लेते हैं, जिससे उन्हें इतिहास के बारे में पता चले। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा आपने पिछले साल? गुप्त वंश के जो शासक थे और हर्षवर्धन के बारे में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस हमारा अतीत भाग 2 में क्या पढ़ेंगे? आप इसमें 700 से 1750 के बीच क्या क्या घटित हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से राजा आए, क्या क्या बदलाव हुआ, वो सभी आप इस वाले बुक में, इस वाले किताब में अध्ययन करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी
जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि आपको कुछ ऐसी सिमिलैरिटी मिलेगी, ऐसी समानता मिलेगी जो उस समय में, कुछ उससे पहले समय में भी ऐसी ही थी, और इन हजारों सालों में 700 से 1750 के बीच में भी वैसे की ही वैसी ही हैं। उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी जो इतिहासकार होते हैं, इस समय का पता लगाने के लिए वो उस वक्त के सिक्के का अध्ययन करते हैं, उस वक्त के अभिलेखों पर अध्ययन करते हैं, उस वक्त से में बने जो भवन होते, बिल्डिंग्स होती थी, उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। तो उनसे उनके बारे में, उस समय के बारे में उन्हें पता चल जाता है। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो ये 1000 वर्ष का जो अंतराल है, इसमें लिखित सामग्री बढ़ी है, लेखन कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो पुराने जो सिक्कों पर अध्ययन किया जाता था, बिल्डिंग्स पर अध्ययन किया जाता था, वो धीरे धीरे कम हो गया, लेखन कार्य बढ़ गया, लिखित सामग्री प्राप्त होने लगी, और उसके साथ साथ कागज़ का निर्माण भी हो गया, जिससे लेखन कार्य सुलभ हो गया और समस्त कार्य कागज़ पर ही होने लगे। लोक धर्म ग्रंथ, शासकों की वृत्तांत, संतों की लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे बच्चों? कागज़ का। इन कागज़ पर समस्त कार्य होता था, समस्त लेखन कार्य होता था, और कागज़ एक सुलभ ही वस्तु होती थी। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। कौन किया करते थे? धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ और मंदिर क्या करते थे? पांडुलिपियां। पांडुलिपि मैंने आपको आपके पुरानी किताब में पढ़ाया था। पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं, जिनको हम हाथों से लिखते हैं। उनकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कोई उनकी प्रिंट नहीं होता था, छपाई नहीं होती थी, केवल उनको हाथ से लिखा जाता था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। यह अब भी रखा जाता है, जो अभी भी हैं पुराने ज़माने की। तो कहाँ पर रखते हैं? लाइब्रेरीज होती थी, अभिलेखागारों में, जिसमें पुराने लिखे हुए कुछ जो सामान मिले हैं, जो वस्तुएं मिली है, उसमें इनको रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं, उनसे इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इनका उपयोग करना, इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी उस वक्त जो थे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, केवल हाथ से लिखा जाता था। और जो नकलवीस होते थे, जो बिल्कुल कॉपी करते थे किसी लिखाई की, तो वो भी हाथ से ही लिखते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र की गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानती होंगी कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जब आप अपने कक्षा में गृह कार्य करते हैं और आप अपने मित्र की एक अभ्यास पुस्तिका कॉपी ले लेते हैं, तो उसमें से आप उस देखकर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, तो आप एक प्रयास के साथ, एक सोच विचार से ही उसको अपनी तरफ से लिख देते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे।
पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। लिपिक किसे कहते हैं? लिपिक होता है जो लिखता है, लेखन कार्य करता है। और जब वो पांडुलिपियों को अपनी भाषा में लिखते थे तो कुछ शब्दों में फेरबदल कर देते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। यहाँ बताया गया है कि समय बदलता रहा। प्रतिलिपियां, जो पांडुलिपि की जो फोटोकॉपी थी, जो उसका अलग रूप थी, अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग लिपिक जो क्लर्क होते थे, उनको अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। और उसके बाद और जो नए युग के जो लिपिक आए, उन्होंने उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो इस तरह से बहुत सारी उसकी भिन्नता उसमें आ गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुख्य जो ओरिजिनल पांडुलिपि स्क्रिप्ट थी वो कहीं खो गई हैं। उसकी प्रतिलिपियां हैं जिसमें फेरबदल किया गया है। हमें बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी यहाँ बताया गया है कि जो ओरिजिनल पांडुलिपि है उसमें जो लिखा गया था, इसको जानने के लिए जितनी भी उसकी प्रतिलिपियां बनी हैं, अलग अलग इतिहासकारों को उनका अध्ययन करना पड़ता है। आज आगे आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक कवि है, कुछ लेखन कार्य कर रहे हैं। आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। संशोधन कहते हैं बदलाव। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, ये मैंने चित्र आपको जो ऊपर दिखाया, उनका नाम क्या है? ज़ियाउद्दीन बरनी। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इन वृत्तांत कहते हैं एक कहानी, एक अपने बारे में कुछ लिखना, अपनी तरफ से कुछ लिखना। और इन्होंने कब लिखा? कि 1356 ईस्वी में लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 एक इतिहासकारों को पहली बार वाली वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यानी ऐसा हुआ कि 1971 तक इनका पहला जो इनका वृत्तांत था उसके बारे में इतिहासकारों को नहीं पता था, क्योंकि वह पुस्तकालयों में, अभिलेखागारों में कहीं दबा पड़ा हुआ था। आगे हेडिंग है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। समूह कहते हैं ग्रुप। किस तरह से ग्रुप बने? सामाजिक ग्रुप बने, राजनीतिक समूह ग्रुप बने। तो आइए इस हेडिंग के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। क्यों है चुनौतीपूर्ण? ये क्यों रहा है ये समय? क्योंकि उस वक्त बहुत परिवर्तन हुए थी। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। यानी इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस थे वो भी हुए थे। सिंचाई में रहट का यूज़ होने लगा, रहट कुओं से पानी निकाला जाता था। कताई के लिए चरखे यूज़ किए जाने लगे, युद्ध में बारूद वाले हथियार लिए जाने लगे। तो ये सभी उस समय के बदलाव थे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि यह तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के लिए साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जितने भी ये बदलाव थे बाहर से आए लोगों के कारण हुए, क्योंकि वो अपने साथ नया खान पान लाए, नई टेक्निक लाए, नई फसलें लाए। और इस तरह से इस उपमहाद्वीप में, हमारे भारत जैसे देश में ये बदलाव देखने को मिले थे। अध्याय 5, 6 और 7 में आप
इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। आपको विस्तृत जानकारी पढ़ने के लिए इन पाठों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। इससे संस्कृति में परिवर्तन होता था, एक दूसरे की संस्कृति का पता चलता था, एक दूसरे के खान पान का पता चलता था, एक दूसरे के रहन सहन का पता चलता था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि इस उपमहाद्वीप में बहुत सारी विशेषताएं थी, यानी यह प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा हुआ था, इसलिए बाहर के लोग यहाँ पर खींचे चले आए। इस काल में यानी इस समय में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब ऊपर जो सामाजिक और राजनीतिक समुदाय समूह आपको बताया जा रहा है, समुदाय यानी समूह, उसमें एक समुदाय उदाहरण के रूप पर दिया जा रहा है राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का बेटा से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी यहाँ बताया गया है कि राजपूत एक क्षत्रिय वर्ण के होते थे और ये युद्धों में योद्धा होते थे, सैनिक होते थे, और इनके लिए ही ये नाम प्रयोग किया जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी यहाँ बताया गया है कि सेनापति सैनिकों के साथ साथ जो शासक होते थे, जो सेनाओं में सेवारत बड़े ओहदे पर होते थे, वो सभी इस समुदाय में आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन करते थे? कवि। यानी इन योद्धाओं के जो अनुशासन होता था, जो इनके पराक्रम, इनकी वीरता होती थी, उसका गुणगान किया जाता था, और कवि लोग बड़े अच्छे तरीके से गायन के रूप में, कविताओं के रूप में इनका गुणगान करते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों कार्य करने वाली जाति है। कौन सी? कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया। यानी यहाँ पर राजपूत समुदाय के साथ साथ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ समुदायों के बारे में बताया जा रहा है कि इनका भी कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूह था और इनकी भी कुछ विशेषताएं होती थी। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको ये रहट का चित्र है, इसे आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें कुओं से पानी निकाला जाता था और उससे सिंचाई की जाती थी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। किसकी कटाई हो रही थी? जंगलों की। और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, यानी समुदाय बढ़ते जा रहे थे, उसके कारण जंगल कटते जा रहे थे, खेती बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे बच्चों जहां पर जंगल ज़्यादा से ज़्यादा कटे, खेती का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। प्रायवास में परिवर्तन के कारण, यहाँ ये प्रायवास नहीं हो सकता, शायद ये पर्यावरण है। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर वनवासियों को मजबूर होकर अपना साथ छोड़ना पड़ा। यानी यहाँ बताया गया है कि जो पर्यावरण थी उसके अंदर बहुत बदलाव हो गया, वन कटने से उसके अंदर चेंजेस हो गए, जिससे कारण जो वनवासी लोग थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, उन्हें मजबूर होकर वह स्थान छोड़ना पड़ा, वहाँ से पलायन करना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी ज़मीन की जुताई करनी शुरू कर दी। यानी ज़मीन को, जैसे हम खेतों में काम करते हैं, किसान लोग खेतों में देखते होंगे, फसल बोने से, लगाने से पहले वो खेत को तैयार करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही कार्य करना शुरू कर दिया और कृषक बन गए।
यानी वो किसान बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यानी जो वनवासी लोग थे धीरे धीरे वो कृषक बन गए। और ये किनसे प्रभावित होती थी? जो इनका मुखिया होता था, पुजारी होते थे, मंदिर, मठ, इनसे पूरे से सबसे प्रभावित होते गए। वे बड़े और जटिल समाजों की अंग बन गए। यानी अब उनका समाज बढ़ता चला गया, समुदाय से बड़े बड़े समाज में वो कन्वर्ट हो गए, परिवर्तन हो गया। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। कर यानी टैक्स देना पड़ता था अपने राजा को, अपने मंत्री को, अपने मुखिया को। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। यानी जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ की जो मालिक होते थे वह उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जिस तरह से उन्होंने नियम बनाए थे उनको उसी तरह से नियम मानने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। यहाँ बताया जा रहा है कि उन किसानों के बीच आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, दोनों में अंतर होने लगा। कुछ जो ज़्यादा खेती वाले, ज़्यादा ज़मीन वाले जो किसान होते थे वो ज़्यादा अमीर हो गए। कम खेती वाले जो किसान होते थे वो गरीब होते चले गए। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी होते हैं पालतू जानवर। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम, कुछ ऐसा काम कर लेते थे। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जिनके पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी वे खेती करते थे, कुछ जानवर पालते थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ कम ज़मीन में काम करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, और साथ साथ उसके साथ ही कुछ अन्य कार्य भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यहाँ बताया गया है कि उनके काम के आधार पर ही उनके बीच में अंतर होने लगा और उनमें जातियाँ उत्पन्न होने लगी कि जो ज़्यादा ऊंचा समूह है उसकी ऊंची जाति हो जाएगी, और ज़्यादा जो नीचे में जो छोटे कार्य करते हैं उसकी जाति नीची हो जाएगी। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। यानी उस समय ये स्थायी जीवन पर्यंत चलने वाली जातियां नहीं होती थी। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी किस व्यक्ति की, किस समूह के पास कितनी धन संपदा है, कितने संसाधन हैं, उसके अनुसार ही उसकी जाति बदल दी जाती थी। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। यानी यहाँ कहा गया है कि क्षेत्र के अनुरूप ही जाति का बदलाव होता रहता था। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा गया है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी जो जातियां होती थी वो कुछ नियम बनाती थी, उनके कुछ नियम होते थे, कुछ रीति रिवाज होते थे, और उस जाति में आने वाले समस्त लोगों को वह रीति रिवाज, वो नियम मानने पड़ते होते थे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। बड़े बुजुर्ग होते हैं बड़े बूढ़े वृद्ध व्यक्ति, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। यानी जिस समूह में, जिस जाति में वह रहते थे वहां पर कुछ रीति रिवाज होते थे, उनके अनुरूप ही उन्हें समस्त कार्य करने पड़ते थे। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। यानी पूरे एक गांव का एक मुखिया होता था जो पूरे गांव पर शासन करता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यानी यहाँ कहा गया है कि जो गांव होता था वह एक राज्य की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्ट माना जाता था। अब आगे हेडिंग है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र किसे कहते हैं और साम्राज्य किसे कहते हैं? साम्राज्य होता है बहुत राज्यों को मिलाकर के बनाया गया एक क्षेत्र, एक साम्राज्य है। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4, ये आप इनके बारे में आप इन अध्यायों में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 के बीच में थे,
की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। प्रशस्ति किसे कहते हैं? जिसमें राजा की विशेषताएं, उसके कार्यों की प्रशंसा की जाती थी, लेखन कार्य होता था, इसके प्रशस्ति कहते थे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। यानी इस प्रशस्ति में बताया गया है कि जो बलबन थे वो एक विशाल साम्राज्य के, उन्होंने कई राज्यों को जीत लिया था, कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर के एक साम्राज्य बनाया था। उसके नवाब थे, उसके राजा थे, उसके सुल्तान थे, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। यानी पूर्व में बंगाल तक था, पश्चिम में अफगानिस्तान तक उसका ही साम्राज्य फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ कहते थे, भी आ जाता था। उस समय दक्षिण भारत भी उसके साम्राज्य में था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। पलायन कर जाना, भाग जाना, वहाँ से दूर चले जाना। यानी जब उन क्षेत्रों के लोगों को यह पता चलता था कि बलबन की सेना युद्ध के लिए आ रही है, तो वह पलायन कर जाते थे, पीछे मुड़ जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय एक राज्य को हड़पने के लिए, एक राज्य को अपने राज्य में लाने के लिए राजा आपस में बैर रखते थे, आपस में लड़ाई करते थे, और जो विजय हो जाता था वह राज्य उसका हो जाता था। आगे सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यानी यहाँ कहा गया है कि 700 ईस्वी तक समस्त क्षेत्रों की भौगोलिक बनावट पता चल गई थी, उनकी अलग भाषा हो गई थी, अलग संस्कृति हो गई थी, इससे उनमें विभिन्नताएं आ गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें होती चली रहती थी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विशिष्ट क्षेत्र के जो राज्य होते थे वो आपस में टकराते रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यानी ये इस तरह के जो राजवंश होते थे यह क्षेत्रों को जीतते थे, विजय करते थे उन पर, और उससे अपना एक साम्राज्य स्थापित करते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। बच्चों, ये जो राज्य होते थे, साम्राज्य होते थे, ये जीवन पर्यंत स्थिर नहीं होते थे, क्योंकि अन्य राजा इन पर विजय प्राप्त कर लेता था तो ये साम्राज्य उसके हो जाते थे, कभी ये टूट जाते थे, कभी ये फिर से जुड़ जाते थे। तो इस तरह से उतार चढ़ाव चलता रहता था। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। बच्चों, आपको यहाँ अध्याय 3 और अध्याय 4 में एक तालिका दी गई है, उसको देखना है। उसमें आपको खिलजी वंश और मुगल वंश के शासन कितने समय तक रहे हैं, उसकी अवधि, उसका टाइम आपको देखना है। आगे देखते हैं क्या है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश का पतन कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी के अंत में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। यानी जो छोटे छोटे राज्य थे वो उभरने लगी, वो प्रोग्रेस करने लगे, डेवलप हो गए। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। यानी जो बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों पर अपना शासन चलाते थे, अब उन छोटे राज्यों की प्रकृति बदल गई थी, उनकी बनावट में विस्तार होता चला गया। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। यानी जो छोटे छोटे राज्य होते थे उन पर बड़े साम्राज्य का अधिकार होता था, उनके कुछ नियम होते थे, उनकी कुछ शासन प्रणालियाँ होती थी, तो उन्हें सभी को वो माननी पड़ती थी जो उन्हें विरासत में मिली होती थी।
इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न हैं और कुछ एक समान है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो समस्त राज्यों में एक जैसी होती थी और कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो उनसे अलग अलग होते थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। यानी ये जो परंपराएं होती हैं अर्थव्यवस्था में भी देखी जा सकती हैं, प्रशासन में भी देखी जा सकती हैं और उनकी संस्कृति में भी देखी जा सकती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो लगभग 1000 साल था, 700 से 1750 के बीच का समय, इसमें सभी की संस्कृति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती थी, कहीं ना कहीं वह आपस में जुड़े होते थे। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर भी पड़ा। यानी जो बड़े राज्य थे उनका प्रभाव स्वयं उन पर पड़ा रहता था और उनकी समान दृष्टि उन पर रहती थी। अब हेडिंग है पुराने और नए धर्म। यहाँ पुराने धर्म के बारे में बताया जा रहा है और नए धर्म के बारे में बताया जा रहा है। कौन कौन से नए धर्म आए, कौन कौन से नए विचार आए। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। प्यारे बच्चों, 700 से 1750 के बीच में आर्थिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, उसके साथ धार्मिक परिवर्तन भी देखने को मिल जाते हैं। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। यानी यहाँ बताया गया है कि लोग रीति रिवाज पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, तो कभी कभी तो वह बहुत ही ज़्यादा तौर पर देखने को मिल जाती थी और कभी कभी कम। लेकिन वह कार्य जो होता था, जो आस्था होती थी, जो भक्ति होती थी, देवी देवताओं की जो पूजा मानी जाती थी, वह सामूहिक तौर पर होती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी जितनी भी धार्मिक प्रणालियां होती थी उनमें उस समुदाय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती थी उस पर ही निर्भर करती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। प्यारे बच्चों, जिस तरह से उन समुदायों की सामाजिक स्थिति बदली, उस तरह से उनकी धर्म में भी परिवर्तन होता चला गया, धार्मिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलता चला गया। आगे है, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और ये सबसे पहला धर्म है। इस समय में इस धर्म में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाते थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। यहाँ बताया जा रहा है कि इस समय में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में राजाओं का पुजारियों के प्रति विश्वास, उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों का और पुरोहितों और ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व इस समय देखा जा सकता था, इस समय का बदलाव माना जाता था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बढ़ा, क्योंकि उस वक्त संस्कृत एकमात्र भाषा होती थी जिसमें ग्रंथ लिखे जाते थे और उनको केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे, इसलिए ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया जाता था, उनकी स्थिति उच्च होती थी। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। यानी इनको कौन संरक्षक देते थे? राजा, जो बड़े बड़े राजा होते थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। यानी इनका संरक्षण मिलने के कारण इनका वर्चस्व और बढ़ गया, इनका दबदबा समाज में और बढ़ गया, इनको ऊंची श्रेणी का माना जाने लगा।
इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, यानी भक्ति में बदलाव आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी यहाँ बताया गया है कि इस समय में भक्ति में भी परिवर्तन आया कि लोग पूजा पाठ ना करके, कर्म कांड ना करके केवल ईश्वर से अपने आप को किस तरह से जोड़ें। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अध्याय 8 में लेसन 8 में मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। यानी इसके साथ सनातन धर्म में परिवर्तन के साथ साथ कुछ नए धर्म भी विकसित हुए, कुछ नए धर्म भी निकल कर आए। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यानी जो कुरान शरीफ है इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है और सबसे पहले लगभग 7वीं शताब्दी में वहाँ से आए व्यापारी, अरब देश से आए व्यापारियों के द्वारा उनके विचार यहाँ पर लाए गए थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने जीवन में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वह ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं और उनमें एकता होती है। यानी एक ईश्वर को वे मानते हैं, एक ईश्वर की इबादत करते हैं। उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यानी वे सभी को एक मानते हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का हो। उनके इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ के विचारों के अनुसार वह व्यक्ति एक है, समान है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। यानी जो इस्लाम धर्म है उसमें इस्लाम का प्रचार करने वाले बड़े बड़े जो महापुरुष थे, जिनको न्याय शास्त्री, धर्मशास्त्री कहा जाता था, उनको भी संरक्षण मिलता था। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी बच्चों यहाँ बताया गया है कि इस्लाम धर्म 2 भागों में बंटा हुआ था, शिया और सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनको अपना पैगंबर मानते थे, और जो सुन्नी थे वो विधि सम्मत नेता जो खलीफा लोग होते थे उनको अपना प्रभुत्व उनका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ बताया गया है कि इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। शिया और सुन्नी लोगों के विचारों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं, अलगाव, परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यानी उस समय के बारे में कैसे अध्ययन किया जाता है और इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी बच्चों यहाँ बताया गया है कि इतिहास का बीत जाना केवल समय का बीत जाना नहीं होता, उस समय में हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी पता होना अति आवश्यक होता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी यहाँ बताया गया है, अगर अतीत को कुछ भागों में बांट दिया जाए, इतिहास को कुछ समय में कुछ पार्ट में बांट दिया जाए तो उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना बहुत ही सुलभ हो जाएगा।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अंग्रेजों ने इसको कितने भागों में बांटा था? 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का अधर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टि में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा भी की जाती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो अंग्रेज लोग थे वे केवल धार्मिक आधार पर ही इतिहास का वर्णन करते हैं, लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि केवल धार्मिक परिवर्तन के कारण ही इतिहास में बदलाव नहीं हुआ, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी अति आवश्यक थे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं कि जो इतिहासकार होते हैं वे आर्थिक और सामाजिक मापदंडों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रहारक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। यानी जो आपने पिछले साल इतिहास पढ़ा उसमें आपको आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिली, उनके रहन सहन के बारे में, उन्होंने किस तरह गांव का निर्माण किया, किस तरह गांव बने, किस तरह शहर बने, किस तरह उनके व्यवसाय बने, ये समस्त जानकारी आपको उसमें मिली। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उससे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी जो आप इस साल इस कक्षा में पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यहाँ बताया गया है कि आप जो इस पाठ में, इस किताब में पढ़ेंगे उसमें आपको किसानों के, ग्रामवासियों में और वनवासियों की कीमत पर, उनके काम के आधार पर उनके बारे में जानकारी मिलेगी। धर्म में परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी मिलेगी। व्यापारिक कंपनियों के आधार पर आपको जानकारियाँ मिलेंगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। यानी जो मध्यकाल है उसमें बदलाव दिखाया गया है और आधुनिक काल में भौतिकवादी प्रगति का भाव ज़्यादा दिखाया गया है कि ज़्यादा टेक्निकल प्रयोग हुए हैं। इससे आज से निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस समय के जो दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। यानी जो मध्यकालीन समय है उस समय में कुछ पुराने रीति रिवाजों को, पुराने नियमों को ही माना जाता था, लेकिन आधुनिक काल में ऐसा नहीं हुआ। उसमें उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा और कुछ नए आविष्कार हुए, नए बदलाव हुए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित किया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। यानी आपको परिवर्तन के जो चिन्ह हैं और जो ऐतिहासिक कार्य प्रक्रियाएं आपको बताई जा रही हैं उस पर आपको ध्यान देना है। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई किताबों से, बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और क्या कुछ बदला है और वैसा ही हो रहा है। बच्चों, आपको यहाँ देखना है कि उस समय में क्या बदलाव हुए, उस समय में और आज के समय में कितना बदलाव है, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, ये सब आपको देखना है, इसकी तुलना आपको करनी है। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इस पाठ में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी।
इसमें आपको बदलाव के बारे में बताया गया है। मध्य युग के बारे में आपने पढ़ा, किस तरह से उन लोगों के रहन सहन में, खान पान में, राज्य साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव हुए। अब आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इसमें पहला प्रश्न ये आपको दे रखा है आपकी बुक में, और आपको ये क्या करना है, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। दूसरा प्रश्न है, ये देखिए दूसरा प्रश्न में तालिका दे रखी है, सही गलत देने हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है रिक्त स्थान भरने हैं, और प्रश्न 4 में आपको प्रौद्योगिकी बदलाव बताने हैं। प्रश्न 5 में आपको धार्मिक परिवर्तन के बारे में जानकारी देनी है। प्रश्न 6 में आपको हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला उसके बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद प्रश्न 7 में आपको जातियों के बारे में बताना है, और प्रश्न 8 में आपको सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न 9 में आपको पांडुलिपियों के इतिहास में जो इतिहासकार उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती थी उसको उपयोग करने में, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 10 इतिहासकार जो कितने युग में इतिहास को विभाजित करते हैं उसको भी आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न 11 में आपको मानचित्र 1 या मानचित्र 2 की तुलना करनी है। तो बच्चों ये आपका लेसन था। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इसमें से आपने बहुत सी जानकारी इकट्ठा की होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा है और आप इस पाठ को, इस वीडियो को कहीं कहीं बार देखेंगे और इस पाठ को आप कहीं कहीं बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।